तुम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि सीरीज में दो रजिस्टर्स को कब कहते हैं। ठीक है, बात थोड़ा सा उस चीज़ को पहले रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लेते हैं बुक में तुम्हें ये सवाल अगर दिया जाए फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक सेल लगा लेते हैं, मान लेते हैं। अब देखो, जैसे ये 10 ओम्स है, ये 20 ओम्स है, ये मान लेते हैं 30 ओम है, ये 40 ओम्स है, ये 50 ओम्स है, ये 60, ये 70 ओम्स है, ऐसा। तो अब देखो, अब तुम्हें नोड्स और ब्रांच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नोड देख लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, ये वो पॉइंट है जहाँ से तुम या तो इधर भी निकल सकते हो, या तो इधर भी जा सकते हो, या तो इधर भी जा सकते हो। ठीक है क्या? एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। ये कोई नोड नहीं है। ठीक है क्या? ये नोड है। तो ये हो गई नोड 1। ठीक है क्या? ये हो गया तुम्हारे पास नोड 2। अच्छा, ये दोनों नोड्स हो गई और कोई नोड नहीं है। ठीक है क्या? बढ़िया। अब ब्रांचेस को देख लेते हैं। एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कितनी ब्रांचेस हो सकती है, देखो यहाँ पर। दिस इज वन ब्रांच। एक ब्रांच ये हो गई। ठीक है क्या? एक ब्रांच ये हो गई। ठीक है। एक ब्रांच अपने पास ये हो गई। ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ, ये हो गई ब्रांच नंबर 3। ये 3 ब्रांचेस हैं हम लोगों के पास। ठीक है बात। अच्छा, तो अब इसमें ध्यान में रखना इस बात को कि एक ब्रांच में आने वाले सभी रजिस्टर्स को हम लोग एडअप कर सकते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है क्या? तो देखो, ब्रांच नंबर 1 में तुम्हारे पास ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं 40 और 50, ये दोनों तुम्हारे पास सीरीज में, ये दोनों क्लब हो जाएंगे। ठीक है क्या? तो इन दोनों को तुम एक्चुअल में चाहो तो क्लब कर सकते हो। ठीक है क्या? ये दोनों एडअप हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ये दोनों तुम्हारे एडअप हो जाएंगे एक ही ब्रांच में, ये दोनों भी एडअप हो जाएंगे एक ही ब्रांच में, है ना? ठीक है बात। तो ये और ये भी एडअप हो जाएंगे। ठीक है क्या? सारे के सारे एक ही ब्रांच में, ब्रांच नंबर 3 में। ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, ब्रांच और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर तुम ब्रांच नंबर 1 की बात करो तो उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो ब्रांच नंबर 1 में 40 और 50, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 90 ओम। ठीक है क्या? अच्छा, ब्रांच नंबर 2 में देखो, खाली एक ही रजिस्टर है अपने पास, उसके साथ और कोई उसका भाई नहीं है जिसके साथ अपन उसको एडअप कर सकें। तो यहाँ पर तो खाली 30 ओम्स रहेगा। ठीक है क्या? ब्रांच नंबर 3 देखो, अब यहाँ पर तो चार चार भाई लोग हैं। ठीक है क्या? 1 2 3 4। ठीक है बात। अच्छा, तो ब्रांच नंबर 3 में अपने पास हो गया टोटल 10 20 60 और 70। 10 20 60 और 70, ये चीज़ हो जाएगी अपने पास कुल मिलाकर 30 90, 90 और 60 हो जाएगा 160 होम, ऐसा ये हो जाएगा अपना टोटल। ठीक है। ठीक है बात, 3 ही ब्रांचेस हैं अपने पास, 1 2 और 3। ठीक है क्या? अच्छा, अब इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। इस चीज़ को जब अपन सिंप्लीफाइड इसका जब डायग्राम बनाएंगे तब कैसे बनेगा, देखो वो यहाँ पर बना देता हूँ मैं। उसको बनाएंगे अपन ऐसे, ब्रांच नंबर 2 में एक रेजिस्टेंस हो गया अपने पास 30 ओम का, ब्रांच नंबर 1 में हो गया अपने पास एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इफेक्टिव कितना, 90 ओम का। ठीक है क्या? अच्छा, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ 160 ओम का, ब्रांच नंबर, ये अपनी सेल हो गई। ठीक है, ब्रांच नंबर 3 में ये अपना इफेक्टिव डायग्राम बन गया। समझे क्या? देखो, इसमें खाली 3 ही रजिस्टर्स हैं। कितना सिंप्लीफाइड हो गया, कितना मस्त हो गया ये। ठीक है क्या? कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ देखो, ब्रांचेस ना तो कम हुई है ना तो नोड्स कम हुए हैं। ये देखो, ये रही अपनी नोड नंबर 1, ये रहा अपना नोड नंबर 2। अच्छा, ये अपनी रही ब्रांच 1, सॉरी ब्रांच, कौन सी ब्रांच है ये, ब्रांच नंबर 2। ठीक है क्या? ब्रांच को मैं रेड से ही दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा ब्रांच नंबर 2। यहाँ देखो, ब्रांच नंबर 1, और ये हो गया मेरा ब्रांच नंबर 3। यहाँ देखो, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा, ये हो गया मेरा यहाँ तक। एक नोड से दूसरा नोड की जो पाथ रहती है उसी को ब्रांच कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा ब्रांच नंबर 3।
तो एक्चुअल में मैं एक चीज़ तुम्हें पहले ही, कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी। कल एक्चुअल में वीडियो अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आ गई थी मेरे को, ठीक है, कि बना के तो मैंने रखा था, तो उसको मैंने सुबह अपलोड कर दिया था। होपफुली तुमने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा है और उसके बाद अगर ये अगर कोई देख रहा है, ठीक है क्या, तो बड़ी शानदार मौत होगी उसकी, मैं बता रहा हूँ। मतलब वो इंसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है इन सारी चीज़ों का। एनीवेज, मेरा पॉइंट ये था कि ये ब्रांच या फिर ये नोड वगैरह वाली चीज़ें, ये डिस्कशन, ये सोचने का तरीका, एक्चुअल में तुम्हें एनसीईआरटी तो भूल ही जाओ, एस चांद वगैरह में भी ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, या किसी भी किताब में, फॉर अ मैटर फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है क्या। वो चीज़ें तुम्हें तुम्हें चाहे तुम कोई दूसरा भी यूट्यूब का चैनल वगैरह देखो या फिर कोई दूसरे वीडियोस वगैरह देखो, हर इंसान का अपना सोच का एक तरीका रहता है, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, उस तरीके से तुम्हारे सामने चीज़ें पुट अप हो रही है, ठीक है एक बात। और इसमें ये चीज़ें तुम्हें डिफरेंट मिलेगी, तो इसमें ये बात ध्यान में रखना। इस लाइन ऑफ लॉजिक से सोचने पर तुम ऐसा पाओगे कि तुम थोड़ा सा दूसरों से आगे रहोगे, ठीक है क्या। ज़्यादातर एक्चुअल मैंने देखा है जो कंटेंट वगैरह भी लोग जो बना रहे हैं, या फिर जो बुक वाला जो आपका लैंग्वेज वगैरह है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में स्किप कर दी जाती हैं। कुछ चीज़ें जैसी, मतलब तुम्हारे पास नहीं, किताब में जैसे लिखी है उसी को बुक रीडिंग कर दी जाती है, रटा रटाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम होते हुए देखोगे। एनीवेज, हम लोगों को एक्चुअल में थोड़ा सा अपने टेंथ के स्तर से, थोड़ा टेंथ के लेवल से हमेशा ऊपर का थोड़ा सा सोचना है। बहुत ज़्यादा भी अपन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, बट हमेशा थोड़ा सा, लेकिन जो अपना कंटेंट रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अपना इस बात का ख्याल नहीं रखना है कि 10वीं सीबीएसई का एग्ज़ाम देना है, अपने को इस बात का ख्याल रखना है कि आगे एक्चुअल में 11th 12th की भी पढ़ाई है, तो उसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा सोच अच्छी डेवलप होती रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या। खैर, अब देखो, पैरेलल का तुम मीनिंग समझ गए हो, ठीक है क्या। सबसे पहले तो तुम नोड और ब्रांच का मीनिंग समझ चुके हो अभी तक ऑलरेडी। उसके बाद पैरेलल बोलता हूँ, सीरीज का तुम मीनिंग एक्चुअल में सीख चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। और अगर सीरीज में अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स अगर दिखाई देते हैं, तो उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर लेना। एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट भी तुम बना लेते हो, ठीक है क्या। यानी इक्विवेलेंट सर्किट बताने का मतलब कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों एक समान है इन टर्म्स ऑफ करंट, ये बात ध्यान में रखना। ये सर्किट भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगा सेल में से, ये सेल है, और ये सर्किट भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगा सेल में से। ये चीजें तुम थोड़ा देर के बाद अभी सीखोगे। पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले किसको बोलते हैं, और उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सीरीज में तो खाली एडअप कर देना है। जैसे अगर दो रेजिस्टेंस अगर तुमको एक ही ब्रांच में अगर दिखे ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ मसाला अगर दिख गया, ठीक है क्या, ये ऐसा मसाला अगर कुछ दिख रहा है अपने को, तो ये अपनी नोड हो गई, ये एक नोड हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, और ये एक ब्रांच हो गई। मान लेते हैं ये R1 R2 है, ठीक है क्या, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ऐसा, ठीक है क्या। तो इसमें कैसे कर लोगे, सीरीज में देखो कौन कौन से हैं। एक ब्रांच में आने वाले सारे रजिस्टर्स कितने हैं, सीरीज में हो गए तुम्हारे पास, तो ये R1 प्लस R2 ऐसा बना लो, ठीक है क्या। R3 तो बेचारा एक इकलौता अकेला सिंगल है, और R4 और R5 ये ऐसा कर लो, R4 प्लस R5। तो यहाँ देखो, ये वाली जो ब्रांच B1 है, इस ब्रांच B1 का अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। दो रजिस्टर खत्म करके मैंने देखो एक सिंगल रजिस्टर में उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तो ये बेचारा एक इकलौता है इस ब्रांच में, तो यहाँ पर तो मैंने कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो ये वाला एक इकलौता ब्रांच में एक ही रजिस्टर है, क्लब करने के लिए उसका कोई भाई बंधु है नहीं। यहाँ देखो एक ब्रांच में दो रजिस्टेंसेस है, ये नोड है ना, तो ये एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये क्लब्ड रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टर के बजाय, यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के बजाय मैंने एक ही रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सब जानने की जरा भी जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस एक्चुअल में किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है रेजिस्टेंस, मतलब कैसे कैलकुलेशन और क्या क्या, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें नोड आइडेंटिफाई करना है, एक सर्किट है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक पार्ट ऑफ द सर्किट है, एक मान लेते हैं कंप्लीट सर्किट है, जैसे ये कंप्लीट सर्किट है, जैसे ये कंप्लीट सर्किट है, ठीक है, क्लोज सर्किट है, जैसे ये एक ओपन सर्किट है, ठीक है। ये पूरा पूरा नहीं बनाया ना मैंने ये वाली चीज, ये सर्किट मेरा पूरा कंप्लीट कहाँ है ये, ठीक है क्या। ये वाला जो सर्किट है मेरे पास, एक सेकंड, ये वाला जो सर्किट है मेरे पास, ये वाला, ठीक है क्या, ये सर्किट पूरा क्लोज तो नहीं है, ठीक है क्या, क्लोज नहीं है ना, ओपन है ये सर्किट, लेकिन पूरा क्लोज्ड है मेरे पास, ठीक है क्या। तो सर्किट चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, एक ब्रांच में आने वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस रहेंगे उसको तुम सबको एल्जेब्रिकली ऐड अप कर सकते हो, ठीक है क्या।
उन रजिस्टर्स को कहा जाता है कि वो सीरीज में है। और कभी भी दो रजिस्टर्स को जो कि सीरीज में होते हैं, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स, उनको कभी ऐसा अलग अलग नहीं छोड़ा जाता, उनको हमेशा क्लब कर लिया जाता है, एडअप कर लिया जाता है। ठीक है क्या? अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पर, पैरेलल। ठीक है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल किसको बोलते हैं? एक ब्रांच में आने वाले रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। पैरेलल का मतलब होता है ऐसे दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स जिनके आपस में कोने बंधे हुए हों, विच आर बिटवीन द सेम नोड्स। ठीक है, बिटवीन द सेम नोड्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स कह लो या जैसा भी बोलो। देखो जैसे अगर मान लेते हैं अपने पास ये चीज है, लेट्स से ऐसा एक है, ठीक है क्या? अब यहाँ देखो, ये एक तुम्हारे पास नेटवर्क एक बना हुआ है। ठीक है क्या? अच्छा, इसको पूरा ही कर लेते हैं, ये लो, चलो ऐसा पूरा कर लिया मैंने। ठीक है, ये जैसे एक नेटवर्क बना हुआ है। अब इसमें देखो ऐसे रजिस्टर्स ढूंढने हैं तुमको। मैं सबको मार्किंग कर देता हूँ, ये 1, ये 2, R1, R2, R3, R4, लेट्स से ये R5, ये R6, ये R7, ये R8, ये R9, ये R10, ऐसा। अब इसमें ऐसे रेजिस्टर्स तुमको आइडेंटिफाई करने हैं जिनके एंड पॉइंट समान हो, या दोज रेजिस्टेंसेस विच आर बिटवीन द सेम नोड्स। तो यहाँ देखो तुम, ये एक पेयर मेरे को दिख रहा है, ये देखो, ये एक नोड है और ये एक नोड है। ठीक है, और कौन कौन सी नोड्स है? देखो, ये भी एक नोड है। ठीक है, ये भी एक नोड है, नोड 4। अच्छा, और देखो और कौन कौन सी नोड्स हो गई, ये अपने पास नोड 5 हो गई, ऐसा। अब देखो यार, ऐसे रेजिस्टेंसेस जो कि बिटवीन द सेम नोड्स हैं, तो देखो R1 और R2 कैसे रजिस्टर्स है? दोनों के दोनों विच आर लाइंग बिटवीन द सेम नोड्स। ठीक है क्या? R1 देखो किस किस नोड के बीच में, नोड्स को मैं थोड़ा पॉइंट दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ। यहाँ देखो, A B C D E, ऐसा पॉइंट दे देता हूँ। तो R1 देखो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? A और B के बीच में। R2 देखो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? अगेन A और B के बीच में। ठीक है क्या? तो R1 और R2 तुम ये कहते हो कि वो पैरेलल में, these two are in parallel, R1, ठीक है, R2 ये किसमें है? पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसा। ठीक है क्या बात? अच्छा, अब देखो, और इसमें कोई तुमको दिख रहा है क्या जो कि पैरेलल में है? और कहीं कोई कुछ पैरेलल में नहीं। R8 और R9 ये दोनों तुम्हारे पास, ये और ये सीरीज में हो गया, एक ही ब्रांच है ना ये। ठीक है, ये तो पूरा एक ही ब्रांच है। और देखो ये तीनों के तीनों भी सीरीज में हो गए। ठीक है, एक ही ब्रांच में। R3, R4, R5 ये तीनों के तीनों भी सीरीज में हो गए। ठीक है क्या? अच्छा, R6 और R10 को सीरीज में मत बोल देना। ठीक है, दोज आर नॉट बिटवीन द सेम ब्रांचेस, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। ठीक है क्या? तो R1 R2 इसमें सीरीज में है, R3 R4 R5 इसमें सीरीज में है, R10 के साथ ना तो कुछ सीरीज में ना तो कुछ पैरेलल में है। ठीक है क्या? अच्छा, अब जरा अगर कोई तुमको बोलता है R7 और R10 पैरेलल में है, क्या ये बात सही है क्या? ये बात सही नहीं है, बिकॉज R10 जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है? देखो, R10 लाइज एक्चुअली बिटवीन D एंड D, और R7 एक्चुअली लाइज बिटवीन C एंड D। ठीक है बात? तो R7 इज नॉट इन पैरेलल विथ R10, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है क्या? अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ देखो जैसे, अब देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पर, जैसे ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है क्या? ये 20 ओम है और ये 20 ओम है। ठीक है, ये 5 ओम, 5 ओम और ये भी 5 ओम। ठीक है बात? तो यहाँ पर तुम देखो,
ये तुमको दिख रहा है, ये एक नोड है ए, ये एक नोड है बी, ये एक नोड है सी, ठीक है। दीज आर नॉट नोड्स, ठीक है। ये नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है, ठीक है बात। अच्छा, ए और बी ये उसके बीच में आने वाले, ये एक ही ब्रांच है, ये देखो ये भी एक ही ब्रांच है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो देखो कैसा दिखाई पड़ेगा ये, 5 5 और ये 5, इसको मैं टच नहीं कर रहा जरा भी। यहाँ देखो अब ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ए और बी के बीच में 10 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 20, ठीक है। ये बात ऐसा, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाली एक ही ब्रांच है, तो वो दोनों की ब्रांच को मैंने क्लब करके, ये 10 और ये 10 को क्लब करके मैंने निकाल लिया 20, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो ये दोनों 20 और 20 ये दोनों भी एक ही ब्रांच में आ रहे हैं, तो ये दोनों को भी क्लब करके मैंने क्या बना लूंगा इनका, बी और सी के बीच में ये कितना आ रहा है देखो, 20 और 20 ये हो जाएगा 40 ऐसे, ठीक है क्या। अच्छा, अब जरा बड़े ध्यान से देखो, ये वाला 20 ओम और ये वाला 5 ओम दोनों ए और बी पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, दिखता है क्या। ये वाला भी ए और बी के बीच में है, ये वाला भी बिटवीन ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। कनेक्शंस को पहचानो। ऐसा ही सिमिलर एक और कनेक्शन देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसको देखो बी और सी के बीच में है, इसको देखो ये भी बी और सी के बीच में है, ठीक है। इसको देखो ये भी बी और सी के बीच में है। भाई एक रजिस्टर हमेशा दो नोड्स के तो बीच में रहेगा ही रहेगा ना, ठीक है बात। दो पॉइंट्स के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर 40 ओम और 5 ओम ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या। अच्छा, अब और देखो, और तुमको बताते हैं, ठीक है क्या बात। जैसे पैरेलल कनेक्शन के और एग्जांपल्स अगर तुमको मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये चीजें करेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक ले लेते हैं, जैसे ये एक हो गया 10 ओम, ये एक हो गया 20 ओम, ये एक हो गया 30 ओम, ये हो गया 40 ओम, ये हो गया 50 ओम, यहाँ हो गया 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80, ऐसा। तो कभी भी किसी भी सर्किट में हमेशा सबसे पहले जब भी अगर तुमको कभी सीरीज में रेजिस्टेंसेस अगर दिखाई दें, तो उसको पहले हमेशा जोड़ जरूर लेना, समझेगा, उसको हमेशा क्लब कर लो, ठीक है। के बाद जैसे कि यहाँ देखो, पहले पॉइंट्स हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं, जो नोड्स हैं उसको पहले मार्क कर लिया जाए, ए, ठीक है। के बाद बी एंड सी, ठीक है ये चीज। अब देखो ये पूरा एक ब्रांच है, सीरीज और पैरेलल दोनों तुमको आइडेंटिफाई करना रहेगा हमेशा, ऑलवेज लुक फॉर सीरीज फर्स्ट, इसलिए पहले तुमको सीरीज ही पढ़ाया गया है, पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करके क्लब कर लेना है, उसके बाद देखना है कहीं कोई पैरेलल में है कि नहीं है। तो यहाँ देखो इस ब्रांच में देखो, ये और ये तुम्हारे एक ही ब्रांच में है, तो ये तीनों को हटाकर तुम कितना लिख सकते हो एक साथ, 150 प्लस 60 ये चीज हो जाएगी 150 ओम्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो ए और सी के बीच में ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। बी और सी के बीच में ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में, ये यहां से ये तीनों के तीनों पैरेलल में, इन पैरेलल, और यहाँ ये दोनों तुम्हारे पास पैरेलल में, ठीक है। अब तुमको पैरेलल को कैलकुलेट करना सिखा देना चाहिए। अब जैसे अगर तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट मतलब जैसे अगर मैं ये कहता हूँ, एक इंसान मान लेते हैं दिन का, एक दिन का मान लेते हैं 10 पेजेस पढ़ पाता है, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरे कैटेगरी का इंसान है, इस टाइप के इंसान अपने मान लेते हैं 100 पन्ने पढ़ने अपने को, ठीक है क्या। जैसे अगर लेट से एक इंसान 10 पन्ने अगर पढ़ पा रहा है, ठीक है क्या, तो उस जैसे 100 पन्ने पढ़ने के लिए अपने को 10 लोग लगेंगे। पर अगर एक मान लेते हैं एक दूसरी कैटेगरी का इंसान है, वो एक ही इंसान 100 पन्ने पढ़ पा रहा है, तो उस कैटेगरी का इंसान अपने को एक ही लगेगा 100 पन्ने पढ़ने के लिए, ठीक है क्या। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, जैसे ये तीनों के तीनों अगर तुम्हारे पास पैरेलल में है ना, तो तुम इसके बजाय एक रेजिस्टेंस लिख सकते हो। यहाँ ये दोनों अगर पैरेलल में है तो तुम इसके बजाय एक रेजिस्टेंस लिख सकते हो। देखो कैसे करोगे वो वाला काम। अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R। जैसे अगर मान लेते हैं ऐसा तुम्हारे पास सबसे सिंपलेस्ट जो एक पैरेलल रेजिस्टेंस हो सकता है,
वो देखो अभी मैंने तुमको ड्रॉ करके दिखाया है ऐसा, ये एक सेल बना लो, ये ऐसा, ठीक है क्या। तो ये देखो एक नोड, ये एक नोड हो गई, एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, बस। तो यहाँ देखो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, तो यहाँ R1 और R2 ठीक है आपस में दोनों पैरेलल में है, व्हाई बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन द सेम नोड्स A एंड B, ठीक है क्या? अच्छा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 और R2 को रिप्लेस कैसे करोगे? सारा काम एक्चुअल में रिप्लेसमेंट का ही चल रहा है। कल वाला जो तुमने वीडियो देखा या फिर आज वाला जो वीडियो बन रहा है, ठीक है, कल वाला तुमने जो वीडियो देखा उसमें अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स अगर तुम्हारे पास सीरीज में होंगे तो उसको तुम कैसे रिप्लेस करके सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे, ये चीज तुमने सीखी। और आज अगर तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स अगर तुम्हारे पास पैरेलल में है तो उसको तुम रिप्लेस करके कैसे अपना सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई तो हो रहा है ना, जैसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर तुम कम कर रहे हो, जैसे यहाँ पर R1 और R2 के बजाय अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ R, ठीक है क्या। आर को किसके किसके बीच रखूंगा, ए और बी के बीच में। नोड पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात ध्यान में रखना, ए और बी ये ऐसा नोड्स वैसी की वैसी रही, और ये मैंने सेल को भी वैसी का वैसी बना लिया, ठीक है क्या। तो ये जो आर है इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इस इक्वेशन से, ठीक है क्या। जैसे अगर मान लेते तुम्हारे पास तीन रजिस्टर्स रहे हैं जो कि आपस में पैरेलल में है, यानी कि उनके एंड पॉइंट समान है, जैसे कि ये एक दो और मान लेते हैं ये तीन, ऐसा तीन रजिस्टर्स हैं। ये देखो दो नोड्स हो गई अपने पास, एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। लेट्स से अपने को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये R1, R2 और R3 तीनों की तीनों देखो किन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो तुम क्या बोल सकते हो कि R1, R2 और R3 तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है क्या, इक्वल्स 1/R। इस इक्वेशन की मदद से तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है बात? जैसे कि यहाँ देखो अगर मान लेते हैं R1 की वैल्यू लेट से 10 ओम्स है, R2 की वैल्यू मान लेते हैं 20 ओम्स है, ठीक है, और R3 की वैल्यू मान लेते हैं 30 ओम्स है। तो जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो वो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा, ये पॉइंट रहेगा A, ये पॉइंट रहेगा B, ए और बी के बीच में ये तीनों लाई कर रहे हैं ना पैरेलल में, तो ए और बी के बीच में तुम एक रेजिस्टेंस वो तीनों को हटा के ऐसे बना सकते हो, ये आर, एंड आर विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है क्या। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो वो आ जाएगी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, दैट वुड बी इक्वल टू 1/r। एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 60, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1/r, बोलना मत वो 1/r है नॉट r, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है अपने पास 11/60, ठीक है, बराबर 1/r। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 11/60/11 ओम्स, ऐसा रेसिप्रोकल कर देंगे तो इतना आ जाएगा अपने पास। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 60/11 ओम्स का रजिस्टर अगर मैं इन तीन रजिस्टर्स के बजाय अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो भी मेरे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जितना करंट यहाँ से ड्रॉ हो रहा था सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा तुम अपनी टर्मिनोलॉजी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। अभी अपने को ये सब नहीं पता कि करंट का मतलब क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, अच्छे से काम करेंगे। जिस तरह से तुम्हें सिखाया जा रहा है वो उसमें स्किल पहले तुम्हें इम्पार्ट की जा रही है, ठीक है कि सर्किट से रिलेटेड, सर्किट्स को मैनिपुलेट करना, सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने की जो स्किल है वो पहले तुम्हें इम्पार्ट की जा रही है, ये बिना बताए कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल क्या होता है, या फिर करंट क्या होता है, ठीक है क्या। तुम मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, ये तरीके से तुम बेस्ट तरीके से सीखोगे। उसके बाद तुम्हें एक्चुअल में जब पता चलता जाएगा ना कि अच्छा रेजिस्टेंस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, सेल ये होती है, सेल का काम क्या होता है, करंट क्या होती है, ये सारी चीजें जब तुम थोड़ा सा बाद में देखोगे तब तुम्हें कैलकुलेट करना तो ऑलरेडी आता रहेगा। तब उस वक्त जब तुम ये चीजें सीखोगे, उन चीजों का मतलब जानोगे, मजा बहुत आती है फिर, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो अभी जब मैं ये बोलता हूँ कि इस सर्किट के बजाय मैं ये वाला सर्किट बना सकता हूँ, ये मेरा छोटा सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है क्या, सिंप्लीफाइड सर्किट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई सिंप्लीफाइड सर्किट बना दिया, मतलब क्या, जैसे अगर मान लेते हैं 10 लोग हैं मेरे पास और हर इंसान 10-10 पन्ना पढ़ सकता है, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है मेरे पास कि 100 पन्ने पढ़े जा रहा है ना पूरे उस ग्रुप के जरिए। तो अब मैं अपनी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए अब ऐसा एक टैलेंटेड बंदा लेकर आया जो मेरा 100 पन्ना एक ही इंसान पढ़ रहा है, मस्त। तो अभी सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन क्या आउटपुट पर कोई असर पड़ा क्या? 100 पन्ने पहले भी पढ़े जा रहे थे 10 लोगों के द्वारा और बाद में भी पढ़े जा रहे हैं एक इंसान के द्वारा, ठीक है क्या। तो आउटपुट पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो आउटपुट है यानी ये जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस है, ये एक्चुअल में करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लेते हैं यहाँ से इस सेल से अगर करंट अगर आई अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ ये वाला रेजिस्टेंस भी सेल से आई ही करंट ड्रॉ करेगा। इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने का मीनिंग ये होता है कि द करंट इन द सर्किट शुड नॉट बी अफेक्टेड।
ठीक है, के बाद जैसे अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग सीरीज और पैरेलल के कुछ कॉम्बिनेशंस मैं तुम्हारे सामने देते जाऊंगा। हमेशा उसमें हम लोग पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद पैरेलल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे। देखो यहाँ पर कैसे काम करना है, यहाँ देखते हैं। जैसे कि एक ये चीज है अपने पास, ये 10 ओम्स है मान लेते हैं, ये अपने पास है 30 ओम्स, ठीक है, और ये हमारे पास है मान लेते हैं 60 ओम्स ऐसा, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन है तुम्हारे लिए, ठीक है, ठीक है बा। तो इस चीज को देखो तुम कैसे करोगे, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये ऐसा, ये एक सर्किट है ऐसा, या फिर इसको ऐसा कर लो, तुम्हें ये बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में से, ये से ये पॉइंट बी है, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दोनों के बीच में तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा, जैसे अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालिए किसके किसके बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में। इसका मतलब ए से बी के बीच में एक ही रेजिस्टर वाला एक सर्किट तुमको बनाना है, यानी ये ए, ये बी, और उसके बीच में एक ऐसा रेजिस्टर होना चाहिए। ये आर की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हम लोगों को निकालने को बोला जा रहा है, समझ गए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये सवाल है मेरा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी ऐसा। तो ये पहले तो अपनी कॉपी में सवाल लिख लेना, वीडियो को पॉज करके, पहले वीडियो पॉज करना, सवाल लिखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान रखो, ये चीज होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग, ठीक है। बात कि भाई ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस अपने पास होना चाहिए, और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हम लोगों को निकालनी है। पहले हम लोग सीरीज में आइडेंटिफाई करेंगे रेजिस्टेंसेस को, जो सीरीज में रहेंगे उसको क्लब कर लेंगे, और फिर बाद में जो पैरेलल में रहेंगे उसको क्लब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को देखो जरा, यहाँ दिख रहा है तुमको, ये वाली एक ब्रांच है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच है, फिर यहाँ से यहाँ एक दूसरी ब्रांच है, फिर एक और ब्रांच ये वाली, बस इतनी ही ब्रांचेस है, और फिर यहाँ इस ब्रांच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा इसका मतलब सीरीज में तो कोई भी दो रेजिस्टेंसेस नहीं है, तीन रेजिस्टेंसेस है मेरे पास, सीरीज में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ अगर इस पॉइंट को अगर मैं सी मार्क कर दूं, यहाँ देखो इस पॉइंट को लेट से मैं सी मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी मार्क कर देता हूँ, तो सी और डी के बीच में देखो, सी और डी के बीच में एक तो ये है और एक तो ये है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे, एक एक स्टेप में इस तरीके से लिखना, देखो ऐसा, ये देखो ऐसा करना, ये 10 ओम ऐसा, और फिर इसके बाद 30 और 60 का मैं ऐसा बोल लेता हूँ, इसको देखो ऐसी मार्किंग कर लो, R1, इसको मार्क करो R2, इसको मार्क करो R3 ऐसा, और यहाँ पर मार्क करो R4 ऐसा, ठीक है। ये R4 क्या है, ये 30 ओम और 60 ओम, ये मेरा जो 30 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 30 ओम वाला रेजिस्टेंस है, और जो 60 ओम वाला रेजिस्टेंस है, वो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। R4 ये पॉइंट हो गया मेरे पास A, ये पॉइंट हो गया मेरे पास B ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, अब R4 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, भाई R1 और R2 को हटाकर हम लोगों ने R4 बनाया है। R1 और R2 बोथ द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ठीक है क्या, यहाँ देखो 1/R4, इसके बाजू में ऐसा लिखना इक्वल्स टू, क्या लिख लोगे, 1/R1 प्लस 1/R2, इसके बाजू में ये कैलकुलेशन करके दिखाना, और R4 की जो वैल्यू है उसको अपने डायग्राम में लिखना, RHS में कैलकुलेशंस करते जाना और LHS में इसी तरह से डायग्राम बनाते जाना, ठीक है। एक बार ये तुम्हारे पास क्या है, R3 है, ठीक है। अच्छा, R1 और R2 तो हट गए, R1 और R2 हट गए, ये दोनों हट गए, बिकॉज देन दीज रजिस्टर्स वर इन पैरेलल, सीरीज में तो कोई था नहीं, पहले तो हम लोगों ने सीरीज का ही ढूंढा, दीज रजिस्टर्स वर इन पैरेलल, तो ये दोनों को हमने क्लब करके R3 बना लिया। इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम को अपना सिंप्लीफाई किया है। एकदम लिखने का तरीका अपना ऐसे ही रखना, बिल्कुल जैसा सिखाया जा रहा है, ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ये अगले वाले वीडियो में मैं थोड़े से और इलस्ट्रेशंस लेते जाऊंगा तुम्हारे पास, ये एक इलस्ट्रेशन बनाकर हम लोग इसके बाद रोकेंगे। अच्छा, इसके बाद एक इलस्ट्रेशन और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और इलस्ट्रेशंस लेता जाऊंगा, ठीक है क्या। तो देखो 1/R4, ठीक है क्या, आ रहा है अपने पास 1/R1 प्लस 1/R2, इसका मतलब 1/R1 कितना हो जाएगा, देखो 1/30 प्लस 1/60, एलसीएम कितना होगा अपने पास 60, 2 प्लस 1 ये चीज हो जाएगी 3/60, यानी ये चीज हो जाएगी अपने पास 1/20। तो R4 की वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी, 20 ओम्स, ठीक है। ये ऐसा, इसको यहाँ पर लिख दो R4 इक्वल्स टू 20 ओम्स।
ठीक है, अब ये सर्किट जो सिंप्लीफाई हुआ है कैसा दिख रहा है देखो, इसमें एक ब्रांच दिख रही है तुमको, अब ये वाली एक ही ब्रांच है। ठीक है क्या, अब जो R4 है और R3 है दोनों सीरीज में आ गए, तो दोनों को मैं क्लब करके क्या बना लेता हूँ, इसको ऐसा लगाओ इक्विवेलेंट का साइन, ये जो A है और B है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस बनाओ, उसकी वैल्यू डायरेक्ट तड़ाक से मत लिख देना 30 ओम, दोनों को जोड़ के उसको लिखोगे R5 ऐसा, और यहाँ उसके बाजू में उसकी कैलकुलेशन करके दिखाना R5 इक्वल्स टू R3 प्लस R4 ऐसा, कैलकुलेशन करके दिखाना, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि तुम कहीं भाई पढ़ी लिखी जगह से, ठीक है क्या, मतलब कोई पढ़ लिख कर आ रहे हो करके, ऐसा डायरेक्ट हवा में काम नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है क्या, कि भाई उसमें डायरेक्ट R4 और R3 को क्लब करके 30 ओम लिख दिया, ठीक है क्या, वैसा काम नहीं चलेगा, स्टेप वाइज एकदम दिखना चाहिए काम, एकदम प्रॉपर जगह से पढ़ के आ रहे हो ऐसा दिखना चाहिए सामने वाले को। तो ये चीज कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 30 ओम्स, और इसके बाद यहाँ पर इसके बाजू में लिख दोगे ऐसा 30 ओम। तो अगर एक इंसान देखेगा 30 ओम, तो उसको बाजू में उसके साइड में उसकी कैलकुलेशन दिखाई पड़ेगी कि ये दोनों सीरीज में थे R3 और R4, इसीलिए दोनों को क्लब किया है इसमें, ठीक है क्या। अच्छा देखो, अब जो हम लोग चाहते थे वही आ गया कि नहीं आ गया, ए और बी के बीच में एक ही रजिस्टर हम लोग चाहते थे ना, देखो यही वाला अरेंजमेंट तो हम लोग चाहते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर तुमसे मांगा गया है, इसका मतलब क्या पूछ रहा था कि ए और बी के बीच में खाली एक ही रजिस्टर होना चाहिए, ऐसा आप करके बताओ मेरे को, समझ गए। तो वो वाला अरेंजमेंट देखो आ गया हम लोगों के पास फुल एंड फाइनल ये। तो नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर तुम लिखोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 30 ओम्स ऐसा, ये आंसर कर लेना। ये वाला इलस्ट्रेशन अपनी कॉपी में लिख लेना, वीडियो को पॉज करके पीछे वापस से रिप्ले करके देख लेना किस तरीके से इसमें सवाल को सॉल्व किया गया है, उस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना। सवाल का तरीका मैं कम से कम 5-6 इलस्ट्रेशन मिनिमम इसमें और लूंगा अगले वाले वीडियो में, अभी आता है तुम्हारे पास तुरंत तेजी से, ठीक है क्या। नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में सारे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो इलस्ट्रेशंस लिए जा रहे हैं इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, इसके पीछे जो भी सीरीज और पैरेलल का जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें वो अपनी रफ कॉपी में तुम उसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, जैसा भी जैसा तुमको तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से तुम अपना देखना, बट इलस्ट्रेशन सारे के सारे तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए। तो ये पहला इलस्ट्रेशन हो गया तुम लोगों का, ठीक है क्या। अच्छा, इसके बाद अगला वाला वीडियो देखते हैं, ठीक है।